हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरु 299 में। आज हम यहां जानेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं ये साइंस के क्वेश्चन कैसा है और इसके बारे में हम पूरे डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? क्या ए में ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, बी में है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 जूल, सी में है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका अब आंसर क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या होता है? कूलम्ब होता है। अब हम देखेंगे एब्सिसिक एसिड नामक पौधे के हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या कार्य होता है? क्या कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है और वृद्धि को रोकता है, और तने और जड़ों को वृद्धि को बढ़ाता है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। अगला क्वेश्चन है स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक प्रजनन शामिल है। तो स्पाइरोगाइरा में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, उसकी संख्या में कैसे वृद्धि होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो स्पाइरोगाइरा होता है जो बहुकोषीय जीव होता है। इसमें जनसंख्या में वृद्धि कैसे होता है? तो क्या फिलामेंट के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने से होता है? क्या एक कोशिका का कई कोशिका में विभाजन हो जाने से होता है? तो देखिए ये नहीं होगा, क्योंकि स्पाइरोगाइरा बहुकोषीय जीव है। एक कोशिका का दो कोशिका में विभाजन ये भी नहीं होगा। बड़ी संख्याओं में कलियों का निर्माण ये भी नहीं होगा। क्या होगा? फिलामेंट का छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोनों आंखों खुली होने के साथ एक व्यक्ति कितना क्षेत्र देख सकता है? अगर कोई व्यक्ति का दोनों आंख खुला हो तो वह कितना क्षेत्र डिग्री में देख सकता है? तो जो डिग्री में दिया है, क्या 90 डिग्री देखेगा, क्या 150 डिग्री देखेगा, क्या 180 डिग्री देखेगा, कि 360 डिग्री देखेगा? तो जब दोनों आंख खुली रहने पर हम इस तरह से नचाएं तो हम 180 डिग्री देख सकते हैं। कितना? 180 डिग्री। कितना देख सकते हैं? 180 डिग्री देख सकते हैं। लेकिन जब एक आंख खुली होता है तो कितना देखते हैं हम? 120 डिग्री देख सकते हैं। दोनों आंखों से 180 डिग्री और एक आंख से 120 डिग्री हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे भारत में उपयोग किए जाने वाली एसी मेंस की आवृत्ति क्या होती है। यानी भारत में जो एसी मेंस उपयोग किया जाता है उसकी आवृत्ति क्या होती है? क्या 30 सीपीएस हर्ट्ज होती है, या 510 सीपीएस हर्ट्ज होती है, या 60 सीपीएस हर्ट्ज होती है, या 120 सीपीएस हर्ट्ज? तो जो ये सीपीएस हर्ट्ज होती है कितना होता है? 510 सीपीएस हर्ट्ज होता है। उसके बाद से जो क्वेश्चन आता है, कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? क्या द्रव्य जालिका में होता है, या लाइसोसोम में होता है, या राइबोसोम में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो किस में होता है जी? क्या कोशिका के अलावा किसमें आपका डीएनए होता है? तो किसमें होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आपका आता है सुपर कूलिंग का मतलब तरल को किस पर ठंडा करना है। तो किस पे ठंडा करना है? क्या हिमांक पर, या गलनांक पर, या हिमांक के नीचे, या गलनांक के ऊपर? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? हिमांक के नीचे। क्या होगा? जब हम हिमांक के नीचे क्या करते हैं, किसी पदार्थ को ठंडा करते हैं तो सुपर कूलिंग कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है एथेनॉल C2H6 के आणविक सूत्र के साथ है। यानी इथेनॉल का C2H6 का आणविक सूत्र है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने? क्या 6 सहसंयोजक बंधन होते हैं, 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं, 8 सहसंयोजक बंधन होते हैं, या 9 सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो यहाँ हम देखेंगे इथेनॉल का जो सूत्र है क्या होता है? C2H6। और जब इसका हम बनाते हैं स्ट्रक्चर तो क्या होता है? कार्बन, कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ 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 और यहाँ, और सब क्या रहता है जी? चारों तरफ से हाइड्रोजन। क्या रहता है? हाइड्रोजन। और जब इसका बंधन देखते हैं सहसंयोजक बंधन, तो एक क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 को हो रहा है 7।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंधन। क्या हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। उसके बाद से आ रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है? क्या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, या मीथेन के कारण होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। दो ही गैस है जिसके कारण क्या होता है अम्लीय वर्षा होता है। वो क्या है जी? एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड है और एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन्हीं दो के कारण क्या होता है अम्लीय वर्षा होती है। और आता है नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रति मिलियन भाग करीब होता है, यानी नदियों में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है वह कितना भाग होता है? वो कितना भाग होता है? 5 मिलियन भाग होता है। कितना होता है? 5 मिलियन भाग होता है। अब हम आएंगे निम्न से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है जी वेग समय संबंध को? तो यहां से देखिएगा आप, एस बराबर क्या होता है? एस बराबर होता है स्थिति। क्या होता है? स्थिति। और तब आपका आता है क्या? टी से क्या होता है? टाइम। क्या होता है? यानी समय। क्या हो जाएगा? समय। तो जो पहला समीकरण है एस बराबर यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये क्या दर्शाता है? स्थिति और समय को। यहाँ भी एस है, एस का मतलब क्या हो गया? स्थिति। और यहाँ क्या हो गया? भी से क्या हो गया? वेग। यानी 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्या दर्शाता है? स्थिति और वेग। क्या दर्शाता है? स्थिति एवं वेग। सी में क्या है? v क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और t हमारा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ये क्या दर्शाता है? वेग और समय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। v बराबर u प्लस AT। अब हम देखेंगे निम्न में कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो पहला ऑप्शन है विद्युत पंखा, दूसरा है टॉर्च, तीसरा है इस्त्री और चौथा है टेलीविजन। तो क्या होगा इसमें आंसर आपका? विद्युत पंखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत पंखा हो जाएगा, क्योंकि टॉर्च क्या करता है? विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतर करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। उसके बाद से इस्त्री है, इस्त्री क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में? हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका टेलीविजन है, ये क्या करता है? टेलीविजन क्या चेंज करता है? ये विद्युत ऊर्जा को साउंड एनर्जी में चेंज करता है। विद्युत ऊर्जा को किस में? साउंड एनर्जी में यानी ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। कौन? टेलीविजन। उसके बाद से आता है परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न होता है। क्या परागकोश के द्वारा, या अंडाशय के द्वारा, या वर्तिकाग्र के द्वारा, या फिलामेंट के द्वारा? तो परागकोश किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका हो जाएगा परागकण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो परागकोश के द्वारा। किससे? परागकोश के द्वारा। गैस स्थिरांक आर का मान क्या होता है? तो क्या है? गैस स्थिरांक आर का मान होता है ए नंबर में 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 8.35 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सी में है 8.33 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। डी में है 8.32 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसका आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक है। तो देखेंगे सबसे पहले देखिएगा इधर से डी नंबर कॉपर। क्या है? कॉपर भी ऊष्मा का क्या होता है? चालक होता है। एल्युमिनियम भी चालक होता है। ये हो गया। दूसरा में आता है कॉपर और फेरस यानी लोहा। तो कॉपर भी ऊष्मा के चालक होता है और लोहा भी ऊष्मा के चालक होता है। यहाँ हो गया सोना, AuAg सिल्वर, यानी सोना भी ऊष्मा के चालक होता है, सिल्वर भी ऊष्मा के चालक होता है। यहाँ आता है Pb यानी सीसा और मरकरी। मरकरी तो ऊष्मा का चालक होता है, लेकिन क्या होता है? Pb यानी सीसा ऊष्मा का चालक नहीं होता है। तो तुलनात्मक रूप से पूछा है, यानी इन सब में तुलना करके बताना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? Pb और Hg। अब उसके बाद से आता है CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा उत्पन्न द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। और 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा?
32 हो जाएगा। तो 16 और 32, इसके हम जब 4 से काटेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 4 8 32, और तब क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। तो लेकिन 1/2 इसमें नहीं है। देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। कार्बन, कार्बन का आपका क्या होता है, कार्बन का 6, और 6 और दूना कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना होता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग देंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा। यानी 12 बाई कितना हो जाएगा 32। तो कितना हो जाएगा इसको 4 से, तो 4 तिहाई 12 और ये 8 चौका 32, यानी 3:8 होगा। कितना होगा 3:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो कितना हो जाएगा 32, और 12/32 करेंगे तो 3 कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। उसके बाद है डैश डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किया। यानी किसने सबसे पहले प्लेटिनम का उपयोग किस रूप में किया था, उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को क्या करना, बढ़ा देना, तेज कर देना। तो किसने किया था, क्या मेंडलीफ ने किया था, कि मोसले ने, कि डोबरनेर ने, या डार्विन ने। तो किसने किया था डोबेरिनर ने। किसने डोबेरिनर ने। अब आता है आपका क्वेश्चन, 1 कूलम बटे 1 जूल डैश डैश के बराबर होता है। 1 कूलम बटे 1 जूल बराबर कितना होता है, होता है आपका 1 एम्पियर। क्या होता है 1 एम्पियर होता है। क्या होता है 1 एम्पियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। अब हम यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड को गति को क्या कहते हैं। यानी जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ में चलता है तो उस गति को क्या कहते हैं। क्या हम परिसंचारी गति कहते हैं, या दोलनी गति कहते हैं, या समान गति कहते हैं, या समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो क्या कहते हैं जी, तो उसको समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसके बाद से परमाणु संख्या डैश डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। यानी कौन सा क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो हम जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, और ये अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। अब इसमें देखेंगे कि धातु का परमाणु संख्या कौन है, धातु का परमाणु संख्या कौन है। तो जिसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं उसका लास्ट में 1, 2 और 3 आ जाता है, तो क्या होता है, हमारा धातु होता है। तो अगर चले हम 17 को ले लें तो 17 का होता है आपका 2 होता है, 8 होता है, और तब क्या हो जाएगा 7 होता है। तो हमारा 7 हो गया। अगर 3, 1, 2, 3 नहीं आया तो यह हमारा क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। उसके बाद से हम 14 को ले लें तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 है, 4 आ गया। तो ये भी हमारा क्या है, अधातु है। अब हम चलते हैं सी को ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 11 है, तो 11 को लेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 आ गया। ये जब 3 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धातु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही 11 वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या 11। अगर 7 को देख ले तो क्या होता है 2 होता है, और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 और हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और 5 जो हो गया तो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। और धातु के लिए 1, 2, 3 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1, 2, 3। अब हम देखेंगे रेड डाटा बुक एक प्रकार का खाता प्रदान करता है। यानी रेड डाटा बुक कैसा खाता प्रदान करता है, केवल विलुप्त जानवरों के लिए, लुप्त प्राय पौधे एवं जानवरों के लिए, लुप्त प्राय पौधों के लिए, या जीवाश्म पौधों के लिए। तो जो रेड डाटा बुक होता है उसमें पौधा और जानवरों दोनों की व्याख्या की जाती है। यानी लुप्त प्राय पौधे एवं जानवरों के लिए। क्या हो जाएगा, लुप्त प्राय पौधे एवं जानवरों के लिए। उसके बाद से है खमीर एक डैश डैश कवक है। तो कौन सा कवक है, तो खमीर हमारा क्या होता है, देखिएगा आंसर लिखा गया है खमीर डैश डैश है। क्या है, खमीर क्या है डैश डैश। तो खमीर एक क्या है, कवक है, नहीं बैक्टीरिया है, नहीं शैवाल है, नहीं ब्रायोफाइटा है। खमीर क्या है जी, कवक है। उसके बाद से क्या होता है, आलू हो गया, टमाटर हो गया और बैगन हो गया।
तीनों अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन सभी किस जाति से संबंधित है? अलग अलग प्रजाति है लेकिन किस जाति से संबंधित है? क्या सोलनम से है, क्या पंथेरा से है, क्या फेलिस से है, या टिगरी से है? तो किससे है? सोलनम। क्या है? सोलनम से, सोलनम प्रजाति से संबंधित है। कौन? आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया। अब हम देखेंगे 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? क्या अर्नस्ट मेयर ने रखा था, R.H. विटेकर ने रखा था, M.W. बिजनीरक ने रखा था, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? विटिकेटर। क्या लगा था? विहेक्टर रखा था। कौन रखा था? R.H. विहेक्टर। कौन रखा था? R.H. विहेक्टर रखा था। अब आता है मानव शरीर में कहां पर वसा जमा होती है? मानव शरीर में वसा कहां पर जमा होती है? तो देखिए क्या एपिडर्मिस में जमा होता है, वसा ऊतक में जमा होता है, यकृत में जमा होता है, या उपकाला में जमा होता है? तो कहाँ जमा होता है? वसा ऊतक में जमा होता है। ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल इंडियन गुरु 299 को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।